गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बेटा मैं कैपिटल गेन की रिवीजन करा रहा हूं और उसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। कैपिटल गेन तो इसकी क्या है, रिवीजन क्लास है, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। क्या है, रिवीजन क्लास। पूरा कैपिटल गेन मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। कैपिटल गेन के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कैपिटल एसेट, उसके बाद आपको पढ़ना होगा ट्रांसफर और फिर निकल के आएगा जी कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल एसेट क्या है वो हमें सेक्शन 2 क्लॉज 14 बताएगा। ट्रांसफर क्या है वो हमें सेक्शन 2 क्लॉज 47 बताएगा। कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक। अब हम आगे चलते हैं कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है। तो बेटा जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन लिखी है लॉ मेकर ने, वो दो पार्ट में लिखी है। एक में उसने लिखा है मीन्स और एक में लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड। मीन्स में उसने बोला है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और नॉट, जिसके अंदर बिजनेस एसेट आ जाएगी, पर्सनल एसेट आ जाएगी, टेंजिबल एसेट आ जाएगी और इनटेंजिबल एसेट आ जाएगी। बात समझ में आ रही? उसके बाद उसने बट डज नॉट इंक्लूड के अंदर चार चीजें बताई हैं। नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। एग्जाम्पल के लिए कोई डीलर है और डीलर के पास क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो डीलर के लिए हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक है तो वो कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया जाएगा। हमारे लिए हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है और हाउस प्रॉपर्टी कौन सी एसेट है, टेंजिबल एसेट है। ठीक है। नंबर 2, पर्सनल इफेक्ट प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल एसेट नहीं होती, बट इसकी एक एक्सेप्शन है जिसे लॉ मेकर ने कहा कि हम इसे डीम्ड कैपिटल एसेट मानेंगे। क्या मानेंगे? डीम्ड कैपिटल एसेट मानेंगे। तो इसके अंदर लॉ मेकर ने 7 चीजें इंक्लूड की हैं। पहला आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, दूसरा स्कल्पचर्स, तीसरा ड्राइंग्स, चौथा पेंटिंग, पांचवा एनी वर्क ऑफ आर्ट, और छठा ज्वेलरी। ज्वेलरी आपकी पर्सनल इफेक्ट है प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप कहोगे सर आपने यहां पे भी लिखा है, बेटा इसको डीम्ड बोला गया है। और सातवां है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इज अ पर्सनल इफेक्ट बट इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है, जिसके अंदर और मैं आपको बताता हूं क्या क्या एक्सक्लूड किया गया। नंबर 2 हो गए। तीसरा आपका एग्रीकल्चर लैंड, और ये एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। कौन सी? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। चौथी हमारे पास है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, जो 1999 में इशू किए गए थे। और फाइनेंस एक्ट 2015 अमेंडमेंट आई है, फाइनेंस एक्ट 2015 गोल्ड डीमोनेटाइजेशन बॉन्ड्स 2015, जो इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चारों की चारों आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। ये चारों की चारों आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। इसमें से जो डिटेल में पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक और पॉइंट है डिटेल में, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड के लिए लॉ मेकर ने क्या बोला? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहां पे? इंडिया के अंदर। तो बेटा इसके अंदर हमने बोला कि आपको चेक करना होगा कि जो आपका एरिया है वो म्युनिसिपैलिटी की लिमिट में आता है या नहीं। तो विद इन द म्युनिसिपैलिटी, मतलब अगर दिल्ली का एग्जांपल ले तो एमसीडी, तो विद इन एमसीडी वो एरिया आ रहा है या वो एरिया आउटसाइड एमसीडी आ रहा है।
ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोई भी म्युनिसिपल अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी कंटेनमेंट बोर्ड हो सकता है। कंटेनमेंट बोर्ड मींस कैंट एरिया, अंबाला कैंट, दिल्ली कैंट। अगर वो विद इन होगा तो यहाँ की पॉपुलेशन अप टू 10,000 बोला गया है। 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन होगी तो वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। फिर यहां पे बोला गया है, यहां पे कुछ किलोमीटर्स बताए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। पहला जो किलोमीटर है वो आपका 2 किलोमीटर है, तो पहला किलोमीटर आपका 2 है, मतलब 2 या 2 के बराबर। दूसरा जो है वो 2 से ज्यादा है और कहां तक है, 6 किलोमीटर तक। और तीसरा जो है वो 6 से ज्यादा है और कहां तक है, 8 किलोमीटर तक। तो अगर 2 किलोमीटर की बात करें तो यहां पे बोला गया है कितने से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा और अप टू कहां तक, 1 लाख तक। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अगर 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है तो वो भी आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो वो भी आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखना। तो हमने कैपिटल एसेट पढ़ लिया। कैपिटल एसेट क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर। नंबर 2 जो हमें लेना था वो ट्रांसफर लेना था, और ट्रांसफर सेक्शन 247 में लिखा है। तो ट्रांसफर में बताया गया है सेल आएगा, एक्सचेंज आएगा, रिलिंग्विश आएगा, एक्सटिंग्विश आएगा। टोपा का सेक्शन 53 कैपिटल ए आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अगर किसी ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग कोई प्रॉपर्टी परचेज की है पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी। और अगर वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो कैपिटल गेन अराइज होगा। 5वां है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जो कि सेक्शन आपका 45(2) में कवर है, सेक्शन 45(2) में कवर है। तो अगर आप स्टॉक इन ट्रेड करते हो, अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, तो वो भी ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा। कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन आपका सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 में कवर है। बाकी इसकी एक्सेप्शन भी है सेक्शन 1037 की। वो फाइनेंस एक्ट 2004 में आई थी आई थिंक, तो वो आपको एक्सेप्शन भी वहां पे पढ़नी होगी। तो इस तरीके से हमारी और कोई एक्सेप्शन, जीरो कूपन बॉन्ड्स, वेरी गुड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो ये भी आपका ट्रांसफर माना जाएगा। ट्रांसफर कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपको लगे कोई वैल्यू एडिशन है, सर ने कुछ छोड़ा है तो बता देना, क्योंकि मैंने भी कोई रट्टा तो मारा नहीं है, ठीक है जी। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है और कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको अपनी कैपिटल एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग के अंदर बताया गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो सकती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो सकती है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है वो 242 कैपिटल ए के अंदर और लॉन्ग टर्म 229 कैपिटल ए के अंदर। अगर आपको ये सेक्शन याद हो जाता है तो आप इसके क्रॉसपॉन्डिंग सेक्शन याद कर सकते हैं। अगर इसको आप लिखेंगे तो ये 242B बन जाएगा, और अगर आप इसको लिखेंगे तो ये 229B बन जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इन जनरल अप टू 36 मंथ बोला गया है और लेस, इससे कम। और लॉन्ग टर्म, और इसकी कुछ 4 एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शंस हैं, 4 एक्सेप्शन है, रादर 5 भी हो सकती हैं। उसमें बोला गया है अप टू 12 मंथ्स और लेस। तो कहानी कुछ समझ में आ रही है?
तो इन जनरल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब होगी? जब आपका टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने या 36 महीने से कम होगा. बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट where period of holding is up to 12 months or less, then also we can call short term capital asset, and if short term capital asset is transferred, then short term capital gain is arise. So what are those short term capital assets which are time period of up to 12 months? Number 1 equity shares. Number 2 प्रेफरेंस शेयर्स. आप शेयर्स बोल सकते हैं, शेयर्स लिस्टेड भी हो सकता है, शेयर्स अनलिस्टेड भी हो सकता है. अगर शेयर्स लिस्टेड है तो 12 महीने, और अगर शेयर्स अनलिस्टेड है तो फाइनेंस एक्ट 2016 अमेंडमेंट आई है, वहां पे 36 महीने को काट के 24 महीने कर दिया गया. 36 महीने को काट के कितना कर दिया है? 24 महीने. बोलना है बेटा आपको, 36 महीने को काट के 24 कर दिया. डिवेंचर भी आपका लिस्टेड हो सकता है और अनलिस्टेड हो सकता है. अगर आप डिवेंचर आपका लिस्टेड होगा तो क्या होगा? 12 महीने, और अगर आपका डिवेंचर अनलिस्टेड होगा तो 36 महीने. नंबर 3 इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स. इक्विटी ओरिएंटेड अगर आपके फंड्स हैं तो उसमें 12 महीने होगा, बट अगर वो डेब्ट ओरिएंटेड फंड है तो उसमें 36 महीने होगा. नेक्स्ट आपका म्यूचुअल फंड की यूनिट्स. अगर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स है तो उसमें 12 महीने. नेक्स्ट हमारा कौन सा इसमें? जीरो कूपन बॉन्ड्स, उसका भी 12 महीने. तो टोटल 5 एक्सेप्शन है यहाँ पे. ठीक है, तो 4 को करेक्ट करके 5 कर लेना. उसके बाद लॉ मेकर ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो होगी जिसका टाइम पीरियड 36 महीने से ज्यादा होगा, और हमारी 5 एक्सेप्शन के अंदर 12 महीने से ज्यादा होगा. ठीक है यहां तक. अब आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना आ गया. आपको पता लग गया कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकाला जाता है. तो कैपिटल गेन क्या होगा? या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. बेटा इसको निकालने का तरीका क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मतलब कि हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन. फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस 3 चीजें आपको माइनस करनी होती हैं. पहला एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. तो आपके पास आंसर क्या निकल के आता है? वेरी गुड, ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आंसर निकल के आता है. इसके बाद आप अजम्पशंस क्लेम कर सकते हैं जो कि सेक्शन 54 में कवर है, और एक्सेट्रा, मतलब कि 54 की एक पूरी लिस्ट है, वो मैं अलग से अभी रिवीजन करवाऊंगा उसकी. वो माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. फिर इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, इसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाएगा, तो मैं अगर यहीं पे आपको बताऊं तो 2 तरीके से. अगर ये ट्रांजैक्शन 111 कैपिटल ए के अंदर कवर है तो 15% लगेगा, और अगर अदर ट्रांजैक्शंस हैं जो कि सेक्शन 111 कैपिटल ए के अंदर कवर नहीं है तो नॉर्मल रेट लगेगा. एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर 111 कैपिटल ए के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस कवर हैं? तो बेटा एक ही ट्रांजैक्शन कवर है, शेयर्स. और अगर आप शेयर्स बेचते हो, कहां से बेचते हो? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो तो उस केस के अंदर 15% टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा. समझ में आया? तो चैप्टर यहीं तक है, खत्म हो जाता है इसके बाद. और अगर हम दूसरी साइड बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो सेम है. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको लेनी है, माइनस में 3 चीजें करनी है. पहला बोलो एक्सपेंस, दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और तीसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. बस यहाँ पे मजे की बात ये है कि यहाँ पे इंडेक्सेशन होगा, तो आपको एसएससी को एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा. सर ये इंडेक्सेशन क्या है? वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए पता लगेगा कि किस तरीके से ये बेनिफिट्स मिलते हैं. तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अगेन आप इसमें से भी अजम्पशंस माइनस करेंगे जो कि सेक्शन 54 से मिलना स्टार्ट होती है, बाकी एटीसी है, और भी बहुत सारी हैं, अलग से बात करेंगे. आपके पास नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा.
उसके बाद जो आपके पास नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आया है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। जो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है उसके ऊपर भी टैक्स रेट क्या है? इन जनरल 20% टैक्स है। इन जनरल 20% टैक्स है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आप 10% भी लगा सकते हैं, और वो एक्सेप्शन है नंबर 1 डिवेंचर्स, क्योंकि डिवेंचर्स का इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। नंबर 2 बोनस शेयर्स, नंबर 2 बोनस शेयर्स। हाँ जी, और कोई आपको याद आ रहा हो? नंबर 3 स्लम सेल। तो जब स्लम सेल होगी जो कि सेक्शन 50B में कवर है, तो उस केस के अंदर भी 10% के अकॉर्डिंग अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 10% कैपिटल गेन चार्ज किया जाएगा। इसके बाद इसमें एक कहानी है जिसमें बोला गया है कि आप लोग इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना चाहता है तो उसके अंदर दो बातें हैं, 20% विद इंडेक्सेशन एंड 10% विदाउट इंडेक्सेशन। विदाउट इंडेक्सेशन, जिसमें रेजिडेंट दोनों में से कोई भी ले सकता है, पर नॉन रेजिडेंट के ऊपर तभी ये सेक्शन लगेगा जब 115, हाँ जी 115 क्या था? ए, फिर 115 AB, 115 AC और 115 AD। AE भी है, AD नहीं है, और 115 AE और 115 E है। तो ये कितने सेक्शन हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 सेक्शन नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग है। वैसे आपके सिलेबस में आएगा नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो विच एवर इज लोअर, वो आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं, वो टैक्स आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि सर आपने यहां पे बताया कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है, जिसके लिए हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए। तो सर ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होती है? तो बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है, ध्यान से सुनना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का क्या मतलब है? 3 मतलब है इसके। कई बार अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है सेल प्राइस। क्या मतलब है? सेल प्राइस। तो कई बार क्या होता है कि जो सेल प्राइस होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। कई बार सेल प्राइस क्या होता है, हमें इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, और कई बार जो सेल प्राइस है वो एक्सचेंज के अकॉर्डिंग मिलता है, मतलब कि बार्टर सिस्टम। और लास्ट है डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो आपको बताया जाएगा डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहां पे है। सेक्शन 50C में है, सेक्शन 51 में है, 45(1) कैपिटल है। यहां से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। ठीक है जी, 6 और 7 आपको करने नहीं है। तो 50C क्या है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। 50 क्या है? फोरफीचर ऑफ एडवांस मनी, फोरफीचर ऑफ एडवांस मनी। ये क्या है? 45(1) कैपिटल है, आग लग गई। ठीक है जी, आपकी कैपिटल एसेट में आग लग गई। 45(2) क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। 45(3) क्या है? एक पार्टनर आया है, एक पार्टनर आया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर और कैपिटल एसेट लेके आया है। 45(4) में इसका उल्टा हो गया, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, पार्टनर को हम कैपिटल एसेट दे रहे हैं। और 45(5) क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन, जिसकी कुछ एक्सेप्शन है 1037 के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे सेक्शंस आपको करने होंगे, और अभी मैं रिवीजन करा दूंगा, क्या दिक्कत है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना आ गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के बाद खर्चे माइनस करते हैं। खर्चे में सबसे पहला है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होते हैं? ब्रोकरेज, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, लीगल एक्सपेंस। पर ये ध्यान रहे सारे के सारे खर्चे किसके माइनस करने हैं? वेरी गुड, सेलर के माइनस करने, बायर के खर्चे माइनस नहीं करने, क्योंकि बायर तो खरीद रहा है। ठीक है जी, तो वो सारे खर्चे आपको माइनस करने। नंबर 2 कौन सा था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपको ये चेक करना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कि आपने टेंजिबल एसेट ली है या आपने इनटेंजिबल एसेट ली है। चाहे वैसे तो थोड़ा सा चेंज है, अगर टेंजिबल एसेट की बात करें तो अगर टेंजिबल एसेट बिफोर 1/4/1981 से पहले ली गई है, हाँ जी, अगर 1/4/1981 से पहले ली गई है तो दो बातें होती है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसका इंडेक्सेशन किया जाता है, अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म है तो उसका इंडेक्सेशन होता है, और उसका जब आप इंडेक्सेशन करते हैं तो उस केस के अंदर कॉस्ट आपने कितने की खरीदी और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/1981 विच एवर इज हायर, तो ये वैल्यू आप लेते हैं। मान लो ये वैल्यू 50,000 रुपए है तो मल्टीप्लाई में ईयर ऑफ ट्रांसफर, मल्टीप्लाई में हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ ट्रांसफर। और जैसे कि हम लोग पेपर देने जा रहे हैं 16-17, मतलब कि हमारा प्रीवियस ईयर 16-17 है और असेसमेंट ईयर 17-18 है, तो 16-17 की जो बस नंबर है वो 1125 है, और हमेशा जब भी यहाँ पे बिफोर होगा तो ईयर आएगा 1981, 82 और उसका इंडेक्स है जी 100। बात समझ में आ रही है? ये आप निकालोगे आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगी। कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है? ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है लॉन्ग टर्म के केस में। अगर आपसे ये पूछता है या आपने कोई एसेट होल्ड करके रखी है ऑन और आफ्टर 1/4/1981, तो फॉर्मूले में बस थोड़ा सा ही चेंज आ जाएगा। जब आप इंडेक्सेशन करेंगे तो कॉस्ट जिस दिन आपने एसेट एक्वायर की थी, मान लो आपने 50,000 रुपए की खरीदी थी, मल्टीप्लाई में वही ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर में मान के चल रहा हूं हमारा 16-17 प्रीवियस ईयर है 1125, और यहां पे जब हमने खरीदी थी तो खरीदने वाला ईयर मान लो अगर 83-84 है तो 83-84 का इंडेक्सेशन ले लेंगे। कितना है? 119 क्या है या 125? हाँ जी, तो वो इंडेक्सेशन यहां पे ले लिया जाएगा। सर ये एग्जाम में बताया जाएगा? यस, आपको एग्जाम में इंडेक्सेशन दिया जाएगा, तो आपको रट्टा मार के नहीं जाना है। कितना है? 83-84 116। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? इसके बाद होगा 125। अच्छा जी, तो ये आपका टेंजिबल हो गया, ठीक है। तो इंडेक्सेशन से घबराना नहीं है, एग्जाम में मिलेगा। अगर इनटेंजिबल एसेट है तो बड़ी मजे वाली बात है। क्यों? क्योंकि इनटेंजिबल एसेट में अगर आपको पता हो तो 7 एसेट आती हैं इनटेंजिबल एसेट में, और यहां पे ऐसा हो सकता है कि हमने वो एसेट बिफोर 1/4/1981 या हमारे पास ऑन और आफ्टर 1/4/1981। बस इसमें थोड़ी सी देखने वाली ये बात है कि ये एसेट सेल्फ जनरेटेड है या आपने किसी से परचेज की है। बेटा अगर सेल्फ जनरेटेड है तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगी? निल होगी, है ना, हमेशा वैल्यू क्या होगी? निल। और अगर परचेज कर रखी है तो क्या होगा? अच्छा, जो आपने परचेज किया है वो प्राइस आप ले लेंगे, पर ये तो आपने बिफोर किया है, और मैंने कहा था कि अगर आपने बिफोर किया है तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। देखो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। अगर आपने आफ्टर किया है, अगर आपने आफ्टर किया है तो उस केस के अंदर तो बिल्कुल सिंपल है। अगर सेल्फ जनरेटेड है, अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड है तो निल हो जाएगी वैल्यू, और अगर आपने परचेज की है तो कॉस्ट आपके पास होगी, जितने की कॉस्ट है आपके पास वो आप कॉस्ट ले लेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या? वही ईयर ऑफ ट्रांसफर 1125 मान के चल रहे हैं, ईयर ऑफ एक्विजिशन मान के चल रहे हैं 83 116 बताया था, 83 84 116। तो ये एग्जाम में इंडेक्सेशन देगा कौन से ईयर का क्या इंडेक्स है। सिंपल हो गया। यहां पे एक स्पेशल नोट था। स्पेशल नोट क्या था कि सर इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होती है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में जो इनटेंजिबल एसेट है, 3 एसेट का अलग है और बाकी की 4 एसेट का अलग है। 3 एसेट में बोला गया है, जैसे कि बात करें तो गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस या राइट टू मैन्युफैक्चरिंग।
तो इन केसेस के अंदर राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चरिंग, इन केस में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी। और 4 केसेस में, जैसे 4 केसेस में आपको बता दूं तो लूमार्स, ठीक है जी, ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, और कौन सा, रूट परमिट, और रूट परमिट। तो बेटा इन केस के अंदर जितना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले ली जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, श्रीनिवासन शेट्टी का केस है, जिसमें बोला गया है कि गुडविल ऑफ अ प्रोफेशनल विच आर सेल्फ जनरेटेड इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो ये बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर कोई गुडविल प्रोफेशन की है और वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। हाँ, रादर यहाँ पे एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन 28(5)(a) के अंदर, और वो पीजीपी का सेक्शन है जहां पे बोला गया नॉन कॉम्पिटेंट फीस रिगार्डिंग प्रोफेशनल्स। तो अगर प्रोफेशनल्स को नॉन कॉम्पिटेंट फीस मिलती है तो वो पीजीपी इनकम मानी जाएगी। वो कौन सी इनकम मानी जाएगी? पीजीपी की इनकम मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी ने सेल्फ जनरेटेड किया है, अगर किसी ने सेल्फ जनरेटेड किया है प्रोफेशन और उस प्रोफेशन को वो बेच रहा है, तो उस केस के अंदर वो कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं की जाएगी, मतलब कि कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। बट यहां पे कट है अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016 सेक्शन 28(5)(a) स्मॉल 5a, जो आपकी बिजनेस प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी, नॉन कॉम्पिटेंट फीस। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अब चलते आगे। आपने क्या क्या देख लिया? आपको मैं कहां दिखा रहा था पिक्चर, यहां पे, कि सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस होने के बाद हमें एक्सपेंस माइनस करना है, और एक्सपेंस के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन हो भी सकता है और इंडेक्सेशन नहीं भी हो सकता, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर शॉर्ट टर्म होगा तो इंडेक्सेशन नहीं होता, और अगर लॉन्ग टर्म होता है तो इंडेक्सेशन होता है। बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस जहां पे लॉन्ग टर्म के केस में भी इंडेक्सेशन नहीं होता। नंबर 1 डिवेंचर्स, नंबर 2 स्लम सेल, एंड नंबर 3 बोनस शेयर्स। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बोनस शेयर्स की जो कॉस्ट होती है वो ऑलवेज निल होती है। थोड़ा सा यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर वैसे प्रैक्टिकली अब एप्लीकेबल नहीं होगा ये जो मैं बता रहा हूं, कि बोनस शेयर्स आपने बिफोर 1/4/1981 आपको अलाउड किए गए, तो यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट तो हमेशा नील ही होगी। तो विच एवर इज हाइयर, मतलब कि यहां आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया है, ये एक एक्सेप्शन निकल के आती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर 1981 से पहले का क्वेश्चन बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग सेट नहीं करेगा। आज की डेट में जो क्वेश्चन आएगा वो ऑन और आफ्टर 1/4/1981 आएगा। तो ऑलवेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर्स की निल मानी जाएगी, हमेशा और हमेशा, फिर चाहे इंडेक्सेशन हो या ना हो। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए था, फिर उसमें से माइनस हमें एक्सपेंस करना था, एक्सपेंस हमने कर दिया। हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीखना था, हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीख लिया। सर टेंजिबल एसेट का कैसे होना है, इंटेंजिबल का कैसे होना है, वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको बताया, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आपको लिख के दिया। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/1981 हो सकती है। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट 1/4/1981 से पहले होती है, इग्नोर मतलब क्या, कि उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। और अगर वो ऑन और आफ्टर 1/4/1981 के बाद होगी तो आपको लेनी है, जितनी भी आपकी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक। दूसरा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये और थी कि सर कई बार ऐसा होता है कि जो एसेट हमारे पास है वो हमारी खुद की है, और कई बार होता है कि सर वो प्रीवियस ओनर की है। तो बेटा घबराना नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस ओनर की आप सबको पता होगा, मंजुला शाह का एक केस है, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बट आपको उससे घबराना नहीं है, आपको अपना सिंपल इंडेक्सेशन करके आना है। बाकी अगर आपके क्वेश्चन में आता है और आप मंजुला शाह लिख के आना चाहते हो कि नीचे की एक जजमेंट है जो हमें पता है, तो आप लिख के आ सकते हो। बात समझ में आ गई? तो उसमें होता कुछ नहीं है कि एसेट या तो हिमसेल्फ होगी, खुद खरीदी होगी, या प्रीवियस ओनर ने खरीदी होगी। अगर हिमसेल्फ हमने खुद खरीदी है
तो सर वो बिफोर 14/1981 खरीदी होगी या हमने वो कब खरीदी होगी, ऑन और आफ्टर 14/1981। अगर हमने वो एसेट बिफोर खरीदी है तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 14/1981 की विच एवर इज हायर, वो वैल्यू आप लेंगे मल्टीप्लाई, अगर इंडेक्सेशन है तो आप फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड में ईयर ऑफ एक्विजिशन, जो कि हमेशा 100 आएगा। और अगर ऑन और आफ्टर 14/1981 है तो उस केस के अंदर कॉस्ट जिस प्राइस पे आपने ली है मल्टीप्लाई में क्या, ईयर ऑफ ट्रांसफर, नीचे ईयर ऑफ एक्विजिशन। और अगर हिमसेल्फ है, अगर प्रीवियस ओनर है, प्रीवियस ओनर से इनहेरिटेंस में आपको प्रॉपर्टी मिली है बिफोर 14/1981, अगेन कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 14/1981, हिमसेल्फ में और प्रीवियस ओनर में कोई चेंज नहीं है, कॉपी पेस्ट। हाँ, उसकी कॉन्ट्राडिक्शन है मंजुला शाह के केस से, तो वो आप नीचे लिख के आ सकते हैं। तो प्रीवियस ओनर में भी सेम वही ट्रीटमेंट करनी है जो आपने हिमसेल्फ में की, तो इसलिए मैं आगे बता नहीं रहा फर्दर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रह गया, शॉर्ट टर्म भी निकालना आ गया, लॉन्ग टर्म भी। अब सीधे आपको सेक्शंस में घुसना होगा कि सेक्शंस में क्या कहानी बताई गई है। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन हम लोगों ने क्लास में किया था 51 किया था, जिसके अंदर फोरफीचर कर ली जाती है, जो भी एडवांस मनी होता है वो आपका फोरफीट कर लिया जाता है। कौन सा सेक्शन, 51, ठीक है जी। तो 51 के अंदर ये बताया गया था, और इसमें अमेंडमेंट क्या है कि सर जो भी पैसा आप एडवांस में फोरफीट करोगे आज की डेट में, वो हमारी जो इनकम बनेगा वो आईयूएस की इनकम बनेगा सेक्शन 56(2)(8) के अंदर, ठीक है ना। सेक्शन 56(2)(8) या 9 के अंदर, शायद 8 के अंदर। तो 8 के अंदर वो हमारा क्या बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसके बाद मैंने 50C कराया था आपको, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो अगर आपने जो कंसिडरेशन ली है कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हुए और इट इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। हाँ, इसकी एक कॉन्ट्राडिक्शन है सेक्शन 55 कैपिटल ए वैल्यूएशन ऑफिसर, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि सेक्शन 55 कैपिटल ए क्या है, क्या कहानी है उसकी। उसके बाद आप लोगों को सेक्शन कराया था 45 सबसेक्शन 2। 45 सबसेक्शन 2 अगर आप देखेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में 3 एक्सेप्शंस हैं कि जिस साल आप ट्रांसफर करते हैं उस साल कैपिटल गेन अराइज नहीं होता। तो वो 3 सेक्शन कौन से हैं, 45(2), 45(1) कैपिटल ए और 45(5). तो 45(2) के अंदर क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। 45(5) में कंपल्सरी एक्विजिशन और 45(1) कैपिटल ए के अंदर आग लग गई, मतलब कि आपकी कैपिटल एसेट में आग लग गई या फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, इसकी वजह से आपकी कैपिटल एसेट डैमेज हो गई। मैं अगर कहूं तो तीनों केस में सिंपल सी बात है, अगर आग लगी है तो यार जब आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तभी तो कैपिटल गेन अराइज होगा, फिर चाहे वो 1 रुपए दे चाहे वो कितने भी दे। 1 रुपए भी अगर आपको कंसिडरेशन मिलेगी तो उसी साल आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा फुल अमाउंट के ऊपर, इंटायर फुल कंसिडरेशन के ऊपर, चाहे आपको फुल मिला या नहीं मिला। जिसमें आपने स्टॉक इन ट्रेड में किया है उसमें मैं ये बताना चाहूंगा आपको 2 इनकम निकल के आएंगी, एक कैपिटल गेन की इनकम निकल के आएगी, एक बिजनेस इनकम निकल के आएगी। कैपिटल गेन की इनकम निकालना वही सिंपल तरीका है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कौन सी लेनी है, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कि जिस दिन आपने अपनी एसेट को कन्वर्ट किया था उस दिन आपकी क्या वैल्यू थी, और उसमें से फिर माइनस करना है वही खर्चा वो सब, और कॉस्ट आपके पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। बिजनेस इनकम कैसे निकल के आएगी, सेलिंग प्राइस, जो भी आपने वो ज्वेलरी बेची मार्केट के अंदर, और माइनस आप वो प्राइस करेंगे ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कि ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन उसका प्राइस क्या था। तो स्टॉक इन ट्रेड का ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन क्या प्राइस था वो आप माइनस करेंगे, बिजनेस इनकम निकल के आ जाएगी। बिजनेस इनकम कभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नहीं निकलती, वो ऑलवेज सीधी और सिंपल सी रहती है, बिजनेस इनकम। बात समझ में आ गई। सेम आपको इसी तरीके से अगर आपकी कैपिटल एसेट में आग लगी है तो आपको ये चेक करना है कि वो कैपिटल एसेट डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट है या नॉन डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट है। अगर नॉन डेप्रिशिएबल है तो फिर तो फॉर्मूला आपके पास बिल्कुल सिंपल है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस में 3 खर्चे, माइनस में आप एजम्पशन क्लेम करेंगे, कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो सेक्शन 50 पिक्चर में आएगा, सेक्शन 50। और सेक्शन 50 बोलता है कि आपका सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा भी हो सकता है और आपका सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट से कम भी हो सकता है। कॉस्ट कौन सी बेटा, WDV। कौन सी WDV, क्लोजिंग WDV। तो इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्लोजिंग WDV तो
कौन सा कैपिटल गेन होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। बट यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंटायर ब्लॉक इज सोल्ड, पूरा ब्लॉक बेचा है या पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा है। अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है क्लोजिंग WDV से तो कैपिटल गेन आएगा शॉर्ट टर्म, और अगर कम है तो लॉस आएगा शॉर्ट टर्म। बट अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पर अगर कम है तो सेक्शन 32 पिक्चर में आ जाएगा, डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपने सेक्शन 45(3) पढ़ा था जिसमें पार्टनर कैपिटल एसेट लेके आता है। तो पार्टनर अगर कैपिटल एसेट कहां लेके आ रहा है? बिजनेस के अंदर, तो फिर दोबारा अगेन कैपिटल गेन अराइज होगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है? द अमाउंट, द वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्ट टू सेक्शन 50C। सेक्शन 50C किसके रिगार्डिंग है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के रिगार्डिंग है। बात समझ में आ रही है? तो अगर उसकी कॉन्ट्रडिक्शन होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी होगी, और अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो अमाउंट या वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। माइनस में आपको पता ही है खर्चा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निकल के आएगा, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक कर लेंगे, उससे निकल के आ जाएगा। 45(4) सर उल्टा सेक्शन है। अब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया या कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है और पार्टनरशिप फर्म अपनी एसेट्स या पार्टनर को दे रही है या बाहर सेल ऑफ कर रही है, तो उसमें जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कैपिटल एसेट डेप्रिशिएबल भी हो सकती है और नॉन डेप्रिशिएबल भी हो सकती है, और कई बार पार्टनरशिप फर्म अपना स्टॉक भी बेचती है। तो बेटा अगर स्टॉक बेचेगी तो कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है सेक्शन 214 कहता है स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो वहां पे कौन सी इनकम अराइज होगी? बिजनेस इनकम अराइज होगी। तो ये ध्यान देना है। फिर सर डेप्रिशिएबल एसेट में क्या होगा? बेटा डेप्रिशिएबल एसेट में सेक्शन 50 लगेगा जो आपको अभी बताया था। और सर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में क्या होगा? वो तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। और डेप्रिशिएबल एसेट में ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा, लॉन्ग टर्म कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है जो बिजली कंपनियां हैं, जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, तो सेक्शन 32(1) के अंदर इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई बिजली कंपनी और SLM मेथड यूज कर रही है तो उस केस के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है। तो जिन्होंने PCP पढ़ा है उनको बेटर पता है, ठीक है, कि उस केस के अंदर क्या क्या होता है। उसमें टर्मिनल डेप्रिसिएशन भी आता है, बिजनेस इनकम भी आती है, वो सब कुछ आता है। तो ये सेक्शन हमारे खत्म हो गए। 45 की लिस्ट खत्म हो गई। कोई सेक्शन रहता है 45 में? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कौन सी सीरीज करेंगे? एक्सेप्शंस की, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो 45(5) था आपका कंपल्सरी एक्विजिशन, तो वो भी बिल्कुल आसान था। तो गवर्नमेंट ने आपका क्या किया था कि कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया था प्रॉपर्टी का, और इसमें आपको एक बेनिफिट है कि अगर आप 1037 की कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो तो वो आपका कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा सेक्शन 45(5) के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक्सेप्शन से स्टार्ट